जून 2015 मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया अपने ऑफिस में बिजी थे जब उन्हें एक कॉल आया। ये वही राकेश मारिया थे जिन्होंने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, संजय दत्त के टाडा अरेस्ट और 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स जैसे सेंसिटिव केसेस हैंडल किए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक अननोन आवाज आई जिसने कहा, शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से लापता है। हो ना हो उसका मर्डर हो चुका है और इस मर्डर के पीछे उसकी अपनी बहन इंद्रानी मुखर्जी का हाथ है। इंद्रानी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया की सीईओ, 9X और 9XM जैसे पॉपुलर चैनल्स की फाउंडर और स्टार इंडिया के एक्स सीईओ पीटर मुखर्जी की वाइफ। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि शीना बोरा जिंदा है या नहीं, सवाल ये भी था, अगर ये सच है तो एक इतनी पावरफुल लेडी अपनी सगी बहन को क्यों मारेगी। और इसी एक कॉल के साथ मुंबई के सबसे डार्क और सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केसेस में से एक की शुरुआत हो चुकी थी। शुरू करते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अब इंद्रानी मुखर्जी का नाम सुनते ही राकेश मारिया अलर्ट हो गए, क्योंकि इंद्रानी पर हाथ डालने का मतलब था सीधे सीधे पीटर मुखर्जी पर हाथ डालना। बिना किसी सबूत, बिना एफआईआर, सिर्फ एक अननोन कॉल के बेसिस पर एक्शन लेना करियर एंडिंग रिस्क हो सकता था। इसीलिए कमिश्नर मारिया ने चुपचाप एक अनऑफिशियल टीम बनाई और बिना किसी को बताए इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कमिश्नर मारिया ने इस टीम को उनका पहला काम देते हुए कहा, सबसे पहले तो ये पता करो कि शीना बोरा वाकई में लापता है भी या नहीं। तो अब मुंबई पुलिस ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पिछले 3 साल के, यानी 2012 से 2015 तक के सारे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स मंगवाए। इन रिपोर्ट्स को अच्छी तरह खंगाला गया, लेकिन जो सच सामने निकल के आया वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। शीना बोरा नाम की किसी भी लड़की का कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं था। यानी अगर शीना बोरा गायब हुई थी तो उसे इस तरह से गायब किया गया था कि कभी कोई लीगल रिकॉर्ड बना ही नहीं। वहीं इंद्रानी मुखर्जी उस वक्त इंडिया में नहीं थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में रह रही थी। तो पुलिस को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो इंद्रानी के करीब रहा हो, पर जिसे उठाना ज्यादा रिस्की भी ना हो। यहीं पर एक नाम सामने आया, श्यामवर राय। श्यामवर इंद्रानी का पुराना ड्राइवर हुआ करता था, जिसने 3 साल पहले ही वो नौकरी छोड़ दी थी, तो उसे उठाकर पूछताछ की जा सकती थी। मुंबई पुलिस ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। वो लगभग 2 महीनों तक श्यामवर राय पर नजर रखे हुए थे, इस उम्मीद में कि वो एक गलती करे और पुलिस को उसे उठाने का मौका मिल जाए। लेकिन फिर 21 अगस्त 2015 को पुलिस को वो मौका मिल गया। बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे जंगल के इलाके में श्यामवर राय अकेला घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, वो घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे वो भागने लगा। श्यामवर का यही एक रिएक्शन पुलिस के लिए काफी था। उसे तुरंत पकड़ उसकी तलाशी ली गई, जब उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। श्यामवर राय को आर्म्स एक्ट के अंडर गिरफ्तार कर उसे खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं पुलिस स्टेशन में अब पूछताछ शुरू हो चुकी थी। श्यामवर राय पहले चुप रहा, फिर थोड़ा नर्वस हुआ और धीरे धीरे टूट गया। कुछ ही घंटों में उसने वो सच्चाई उगल दी जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। श्यामवर ने बताया, इंद्रानी ने मुझे 5 लाख रुपए का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया था, अपनी बहन यानी शीना बोरा के मर्डर प्लान में। 23 अप्रैल 2012 को इंद्रानी मुखर्जी यूके से मुंबई आई और अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल को उसने शीना बोरा को बांद्रा के अमरसंत शोरूम के पास मिलने बुलाया, ये कहकर कि वो शीना को एक साड़ी और डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहती है। उसी शोरूम के बाहर एक मेटालिक ग्रे शेवरोले ऑप्ट्रा पहले से खड़ी थी, जो कि इंद्रानी ने अपने प्लान के लिए खास तौर पर 30,000 में किराए पर ली थी। उस कार में इंद्रानी मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय के अलावा एक और आदमी था, जिसका नाम था संजीव खन्ना। लेकिन कौन था ये संजीव खन्ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी।
जब शीना वहां पहुंची तो इंद्रानी मुस्कुराते हुए कार से उतरी, बड़े प्यार से शीना को गले लगाते हुए उसे एक पानी की बोतल थमाई। शीना ने पानी की 2 घूंट पिए और इंद्रानी के साथ अमरसंत शोरूम के अंदर चली गई। पर उसे क्या पता था कि उस पानी में पहले से बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। तो लगभग आधे घंटे बाद दोनों शोरूम से वापस लौटे और उसी कार में बैठकर निकल गए। अब क्योंकि शीना उस ड्राइवर श्यामवर राय और संजीव खन्ना को अच्छी तरह से जानती थी, तो उनकी मौजूदगी से भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इतने में इंद्रानी ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को पाली हिल की तरफ मोड़ लो। पर देखते ही देखते शीना पर दवा का पूरा असर हो चुका था। वो बेहोश हो गई कि तब इंद्रानी ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रुकवाया। जब संजीव खन्ना ने शीना के बाल पकड़े, श्यामवर राय ने उसका मुंह दबाया और इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी सगी बहन का गला दबाना शुरू कर दिया। लेकिन दम घुटने के कारण शीना अचानक होश में आ गई। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शीना का गला दबाए रखा, तब तक जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह से थम नहीं गई। लेकिन तब इंद्रानी ने एक अजीब सी बात कही, मिल गया शीना को 3 BHK फ्लैट। शीना की लाश को इंद्रानी ने कार में ऐसे सहारा देकर बिठाया जैसे कि वो जिंदा हो, जिसके बाद इंद्रानी, संजीव और श्यामवर राय मार्लो हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे, जहां इंद्रानी रहती थी। वहां उन्होंने शीना की बॉडी को एक बड़े से बैग में पैक कर उस बैग को गैरेज में लॉक कर दिया। यह इंद्रानी के प्लान का एक हिस्सा तो पूरा हो चुका था, जो कि था शीना बोरा का मर्डर। पर अब बारी थी उसके प्लान के दूसरे हिस्से की, यानी शीना बोरा की लाश को ठिकाने लगाने की, जिसकी प्लानिंग भी इंद्रानी ने बहुत पहले ही कर रखी थी। 23 अप्रैल 2012 को मुंबई पहुंचते ही इंद्रानी ड्राइवर श्यामवर राय के साथ रेकी करने के लिए मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर पेण गई थी, क्योंकि पेण के आसपास के इलाके कई किलोमीटर तक जंगलों से ही घिरे हुए हैं और अक्सर सुनसान रहते हैं। वहीं उस इलाके में अक्सर कोई ना कोई लावारिस लाश मिलती ही रहती है, तो शीना की लाश भी उन्हीं लावारिस लाशों में से एक बन जाती। तो आसपास के पूरे इलाके की रेकी करने के बाद इंद्रानी ने एक स्पॉट फाइनल किया, जहां से सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन भी 9 किलोमीटर दूर था। तो वहां पुलिस पेट्रोलिंग का भी कोई खतरा नहीं था। तो इंद्रानी लाश को ठिकाने लगाने की जगह भी पहले ही तय कर चुकी थी। अब बस बारी थी उसे अंजाम देने की। इसीलिए प्लान के हिसाब से मर्डर के ठीक अगले दिन, यानी 25 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे तीनों ने शीना की बॉडी को उस बैग से बाहर निकाला, बैग को गैरेज में ही छोड़ दिया और शीना की बॉडी को उसी किराए की कार में ठीक वैसे ही सहारा देकर बिठाया जैसे कि पिछली रात को बिठाया था। फिर वो लोग गाड़ी लेकर पेड़ की तरफ निकल गए, पर वही रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुककर उन्होंने एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल भी खरीदी। अब क्योंकि शीना की मौत को कई घंटे बीत चुके थे, तो उसकी बॉडी में अकड़न आनी शुरू हो गई थी। वहीं किसी को शक ना हो, इसीलिए इंद्रानी ने बकायदा शीना की लाश को लिपस्टिक लगाई, उसके बाल बनाए, यहाँ तक कि उसे परफ्यूम भी लगाया ताकि वो नॉर्मल दिखे। जैसे तैसे ये तीनों उस जगह पर पहुंचे जो कि इंद्रानी ने फाइनल किया था। लेकिन इंद्रानी बहुत ही स्मार्ट थी। वो अपने साथ 3 जोड़ी जूते भी लाई थी ताकि वहां की मिट्टी उनके जूतों के साथ वापस न जाए, जो कि बाद में एक बहुत ही अहम सबूत बन सकता था। तो तीनों ने अपने अपने जूते पहने और शीना की बॉडी को जंगल के अंदर ले गए, जहां पर संजीव खन्ना ने रास्ते से खरीदे हुए 10 लीटर पेट्रोल को शीना की बॉडी पर छिड़क दिया और इंद्रानी मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से अपनी बहन की लाश को आग लगा दी। फिर वहां कुछ देर और रुकने के बाद तीनों मुंबई के लिए वापस लौट गए। रास्ते में इंद्रानी ने इन तीनों जूतों को फिर से इकट्ठा किया। उसका प्लान था कि वो इन जूतों को कोलकाता में संजीव खन्ना के घर पर छुपा देगी। मुंबई पहुंचते ही इन तीनों ने बांद्रा के महबूब स्टूडियो के पास बने कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी, जहां इंद्रानी मुखर्जी ने ड्राइवर श्यामवर राय को 50,000 रुपए दिए और कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ,
और अगर तुमने कहीं अपना मुंह खोला तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शीना का हुआ है। और हाँ, मेरा एक पार्सल आने वाला है, उसे अपने पास संभाल कर रखना। इसके बाद इंद्रानी और संजीव खन्ना तुरंत कोलकाता के लिए निकल गए। इधर गाड़ी की अच्छे से साफ सफाई करवाने के बाद ड्राइवर श्यामवर राय मार्लो सोसाइटी पहुंचा, इंद्रानी के घर पर, जहां उसे प्रदीप वाघमारे मिला। प्रदीप इंद्रानी के घर के छोटे मोटे काम और साफ सफाई किया करता था। वहीं श्यामवर राय ने गैरेज से उस बैग को निकाला जिसमें कुछ ही देर पहले शीना की बॉडी रखी हुई थी। फिर उसने वो बैग प्रदीप वाघमारे को दिखाते हुए कहा, इंद्रानी मैडम ने मुझे ये बैग फेंकने के लिए कहा है, तो अगर ये बैग तुम्हें चाहिए तो ले लो। अब नया बैग देखकर प्रदीप ने भी खुशी खुशी वो बैग ले लिया। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर पहले उसमें एक लाश रखी हुई थी। तो वो बैग प्रदीप को देने के बाद श्यामवर ने उस किराए की कार को भी एजेंसी में वापस कर दिया और वो इंद्रानी का पार्सल उसने अपने पास संभाल कर रख लिया। वहीं कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2012 में श्यामवर राय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव चला गया, लेकिन वो पार्सल अब भी उसी के पास था। तो गांव जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने पहली बार उस पार्सल को खोला और उसे खोलते ही उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि उस पार्सल में एक देसी कट्टा था। अगले 3 सालों तक उसने कई बार कोशिश की कि वो कट्टा वो इंद्रानी को वापस कर दे, पर क्योंकि अब इंद्रानी यूके चली गई थी तो श्यामवर राय नाकामयाब रहा। तो अब जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था तो इस कट्टे को ठिकाने लगाने 21 अगस्त 2015 को वो बांद्रा के कार्टर रोड पहुंचा। उसका प्लान ये था कि लोगों की नजरों से बचकर समुद्र किनारे जंगलों में वो उस कट्टे को फेंक देगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी वो घबरा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और ये सारी कहानी सामने आ गई। तो अब पूरी कहानी तो सामने थी, पर अब भी इस कहानी से मोटिव गायब था कि आखिर इंद्रानी ने अपनी ही बहन का मर्डर क्यों किया। इस सवाल का जवाब इंद्रानी से पूछताछ किए बगैर जानना नामुमकिन था। वहीं इंद्रानी भी अगस्त 2015 को इंडिया वापस आ चुकी थी, तो अब पुलिस ने इंद्रानी को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। पर इससे पहले कि पुलिस इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार करती, मुंबई पुलिस ने एक और काम किया। इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के 3 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकलवाए। जब पता चला कि 24 अप्रैल 2012 को शाम से लेकर रात तक और अगली सुबह मुंबई से लेकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से वापस मुंबई आने तक तीनों की लोकेशन एक साथ ही थी, तो बस इतना सबूत इंद्रानी मुखर्जी को उठाने के लिए काफी था। और ड्राइवर श्यामवर राय का कन्फेशन तो था ही। इसीलिए 25 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस सीधे इंद्रानी के घर पहुंची, मार्लो सोसाइटी, और उसे अपनी बहन शीना बोरा के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अब इंद्रानी मुखर्जी से पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन अभी इंटरोगेशन को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कहानी करवट बदलने लगी और इस कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। पता चला कि जिस शीना बोरा का मर्डर हुआ था वो इंद्रानी मुखर्जी की बहन नहीं थी, बल्कि बेटी थी। वहीं अगले दिन 26 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस कोलकाता पहुंच संजीव खन्ना को भी अरेस्ट कर मुंबई ले आई। फिर जब पुलिस स्टेशन में इन तीनों का, यानी संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और श्यामवर राय का एक दूसरे से आमना सामना हुआ, तब जाकर कई दिनों के पूछताछ के बाद चार्जशीट में पूरी कहानी सामने आई। पर जो कहानी सामने आई उसमें उलझे हुए रिश्तों और लालच का इतना डार्क ट्विस्ट था जिसने 25 साल की शीना बोरा की जान ले ली। पर इन रिश्तों को समझने के लिए हमें इंद्रानी मुखर्जी की जिंदगी में कई साल पीछे जाना होगा। इंद्रानी मुखर्जी का जन्म 3 जनवरी 1972 को आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। इंद्रानी के माँ बाप ने उसे बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया था। वहीं 10th के बाद 12th के एग्जाम के लिए वो गुवाहाटी से शिलोंग शिफ्ट हो गई और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई। इंद्रानी और सिद्धार्थ को एक दूसरे से प्यार हो गया और जल्द ही दोनों ने भाग कर शादी कर ली। देखते ही देखते 2 सालों के अंदर इंद्रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, शीना और मिखाइल। उस वक्त इंद्रानी सिर्फ 15 साल की थी।
लेकिन फिर जल्द ही उसे एहसास हो चुका था कि सिद्धार्थ से शादी कर उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। ना तो वो कमाता था और ना ही शीना की मदद करता था। यहाँ तक कि उन दोनों का खर्चा अब तक शीना के माँ बाप ही उठा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अपनी आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर इंद्रानी अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़कर कोलकाता आ गई और फिर कभी वापस नहीं गई। कोलकाता में इंद्रानी को कोई नहीं जानता था, इसीलिए उसने वहां अपनी एक नई जिंदगी बनाई। इसी बीच उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से हुई, जो कि कोलकाता का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। इंद्रानी को अपना फ्यूचर साफ दिखाई देने लगा था, इसीलिए उसने संजीव से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और जल्द ही उससे शादी भी कर ली। देखते ही देखते इंद्रानी एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई और 1997 में उसने विधि को जन्म दिया। वैसे तो विधि इंद्रानी की तीसरी बेटी थी, लेकिन संजीव खन्ना और दुनिया के सामने उसकी पहली औलाद थी, क्योंकि उसने संजीव को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था। वहीं 1996 में इंद्रानी ने आईनेक्स सर्विसेज नाम की एक एचआर फर्म खोली, जो कि बड़ी कामयाब रही। तो अब उसे उसके ब्रांचेस खोलने थे और इसी सिलसिले में 2001 में वो मुंबई आ पहुंची, जब एक बार में उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और ये इंद्रानी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पीटर मुखर्जी उस वक्त स्टार इंडिया के सीईओ हुआ करते थे। वो पीटर मुखर्जी ही थे जो कौन बनेगा करोड़पति और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज लेकर आए थे। लेकिन उस वक्त उनका अपनी बीवी से डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था और मौका देखकर इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और जल्द ही इंद्रानी ने संजीव खन्ना से डिवोर्स ले लिया। 2002 में पीटर मुखर्जी से शादी कर ली और अपनी बेटी विधि को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गई। इंद्रानी अब अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उसका उठना बैठना था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एक खत मिला जो कि गुवाहाटी से उसके माँ बाप ने उसे भेजा था। उस खत में इंद्रानी के माँ बाप ने उसके दोनों बच्चों यानी शीना और मिखाइल के आगे की पढ़ाई के लिए इंद्रानी से मदद मांगी थी। वहीं इंद्रानी अपने बच्चों की मदद करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने उनके सामने एक शर्त रखी कि दुनिया के सामने शीना और मिखाइल इंद्रानी के बच्चे नहीं बल्कि भाई बहन होंगे। अब क्योंकि दोनों बच्चों के सामने कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी इंद्रानी की शर्त मान ली। इसीलिए इंद्रानी ने मिखाइल की एडमिशन बैंगलोर में और शीना की एडमिशन मुंबई में करा दी। अब शीना इंद्रानी के घर से बस कुछ ही दूरी पर रहने लगी थी, इसीलिए वो अक्सर इंद्रानी के घर आया जाया करती। जब एक दिन शीना की मुलाकात राहुल मुखर्जी से हुई। राहुल पीटर मुखर्जी और उनकी पहली बीवी का बेटा था। अब क्योंकि राहुल और शीना लगभग एक ही उम्र के थे, तो दोनों में दोस्ती हो गई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और बस यही थी शीना की सबसे बड़ी गलती। जब ये बात पीटर और इंद्रानी को पता चली, तो दोनों ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इंद्रानी को दो डर और था। पहला कि कहीं शीना राहुल और दुनिया के सामने उसके और शीना के रिश्ते की पोल ना खोल दे, और दूसरा कि अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो पीटर मुखर्जी अपने प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा राहुल के नाम कर देंगे, और ये इंद्रानी नहीं चाहती थी। शीना और राहुल का ये रिश्ता उसके गले की हड्डी बन चुका था। इंद्रानी ने अपनी पूरी कोशिश की राहुल और शीना को अलग करने की। शीना को धमकाने से लेकर उसे जबरदस्ती गुवाहाटी वापस भेजने तक वो सब कर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके शीना पर कोई खास असर हुआ नहीं। इनफैक्ट शीना ने 2011 में राहुल से सगाई भी कर ली और उनका प्लान था कि अगले साल यानी 2012 में वो शादी भी कर लेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने आईनेक्स मीडिया के 900 करोड़ रुपए सिंगापुर में शीना बोरा के नाम से 9 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हुए थे। लेकिन जब इंद्रानी ने शीना से वो पैसे वापस मांगे, तो इस बार शीना ने इंद्रानी के सामने कुछ शर्त रखे। मैं आपको वो पैसे तभी वापस करूंगी जब आप मुझे पाली हिल्स में 3 BHK फ्लैट, एक डायमंड रिंग और एक कार गिफ्ट करोगे। इंद्रानी को चीजें अपने कंट्रोल में रखना पसंद था और यहीं से शीना पर उसका कंट्रोल छूटने लगा था। इसीलिए उसने शीना को ही रास्ते से हटा दिया। पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी।
इसीलिए उसने पैसों का लालच देकर श्यामवर राय को अपने प्लान में शामिल कर लिया और अपने दूसरे पति यानी संजीव खन्ना को ये कहकर अपने प्लान में शामिल किया कि अगर वो शीना को रास्ते से हटाने में उसका साथ देगा तो पीटर मुखर्जी की सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी विधि की हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में अभी एक और पहलू छुपा हुआ था। 24 अप्रैल 2012 की रात इंद्रानी सिर्फ शीना को ही नहीं बल्कि मिखाइल को भी मारना चाहती थी। इसीलिए उसने मिलने के बहाने मिखाइल को बैंगलोर से मुंबई बुलाया था। लेकिन जैसे ही मिखाइल को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई वो रातों रात मुंबई से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ इंद्रानी कई दिनों तक शीना के फोन से शीना बनकर राहुल से बातें करते रही और उसे ये यकीन दिलाया कि शीना को अब कोई और मिल चुका है और अब वो राहुल के साथ नहीं रहना चाहती। 25 अगस्त 2015 को इंद्रानी मुखर्जी अरेस्ट हुई। 26 अगस्त को मुंबई पुलिस ने कोलकाता जाकर संजीव खन्ना को अरेस्ट किया, जिसके बाद इस केस में पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया गया। वहीं ड्राइवर श्यामवर राय गवर्नमेंट विटनेस बन गया। लेकिन आज इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी बेल पर बाहर है और संजीव खन्ना जेल के अंदर है और शीना बोरा मर्डर केस आज भी कोर्ट में अंडर ट्रायल ही है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी ये थी कि एक औरत ने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर अपने पहले पति की बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके तीसरे पति के बेटे से प्यार करने लगी थी। क्या आपने अपनी बेटी की हत्या की? ये कैसा बेतुका सवाल है। Guys, I'm Ashi and you were watching the शीना बोरा मर्डर केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।